हेलो एंड वेलकम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी IQ में। मैं प्रशांत तिवारी आप सभी के लिए दोस्तों, आप सभी को पता है मैं PIB का एनालिसिस लेकर आता रहता हूं। तो अभी हम करने वाले हैं अप्रैल महीने के PIB का एनालिसिस हम करने वाले हैं, जिसके अंदर में मैंने क्या किया है, वो जो अप्रैल महीना है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 1 से 10 तारीख, 10 से 20, 20 से 30 तारीख तक का उसका एनालिसिस मैं 3 वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगा दोस्तों। मैं आशा करता हूं आप इस सेशन को, इस वीडियो को पसंद करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। देखिए दोस्तों, यूपीएससी एग्जाम के अंदर में आपका एक न्यूज़पेपर, कौन सा, चाहे वो हिंदू हो या फिर इंडियन एक्सप्रेस, दोनों में से कोई सा भी एक न्यूज़पेपर, प्लस में दोस्तों PIB और प्लस में योजना एंड कुरुक्षेत्र नाम की ये मैगजीन्स, ये तीनों चीजों को अगर मिला दिया जाए तब आपका करंट अफेयर कंप्लीट होता है, इवन प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी और मेंस के पर्सपेक्टिव से भी। और आपको पता है मैं डेली हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस रोज सुबह 7 बजे लेता हूं। PIB का वीकली एनालिसिस हम करते हैं, जिसके अंदर पूरे महीने के PIB को कंप्लीट कर लेते हैं। मई के महीने का भी PIB आपके सामने आ जाएगा। और साथ में दोस्तों योजना एंड कुरुक्षेत्र का भी हम एनालिसिस करते हैं, जिसके अंदर में हम ये कोशिश करते हैं कि योजना एंड कुरुक्षेत्र आप अगर पढ़ें दोबारा तो आपको ज्यादा टाइम उसके अंदर में ना लगे। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। अपने अपने जो इंपॉर्टेंट न्यूज हैं आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, उनको हम यहां से शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो न्यूज है, उससे पहले एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, कि आप सभी अगर चाहें तो मेरे साथ, अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप मेरे साथ सोशल मीडिया पे कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, टेलीग्राम पर। आपको अगर इसका PDF भी चाहिए तो भी वहां पर आपको इसका PDF भी क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जो न्यूज है वो न्यूज है आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स स्कीम। मैं आपको सिंपल और सरल भाषा में अगर समझाने की कोशिश करूं तो आप सभी जानते हैं कि भारत एक बहुत डाइवर्स कंट्री है और भारत के अंदर में दोस्तों टूरिज्म एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है और वहां पर काफी प्रकार की इंडस्ट्रीज काम करती हैं। होटल, ट्रैवलर, गाइड, बहुत सारी चीजें, रेस्टोरेंट अलग, रिजॉर्ट्स अलग, रहने की हॉस्पिटैलिटी, बहुत सारी चीजें। अब उनकी कैपेसिटी को कैसे बिल्ड किया जाए, क्योंकि देखिए टूरिज्म के अंदर में, भारत के अंदर में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, तो कैसे उस सेक्टर को और ज्यादा आगे बढ़ाया जाए, कैसे उस सेक्टर के अंदर में जो उसका एक्चुअल पोटेंशियल है उसको अचीव किया जाए। और वो कैसे होगा, वहां पर जो वर्कफोर्स है, वहां पर जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी कैपेसिटी अगर आप इंक्रीज करें, स्किल डेवलपमेंट करें, ये सारी चीजें क्या हेल्प करेंगी, ये सारी चीजें आपकी हेल्प करेंगी किस चीज के अंदर में, आपके जो टूरिज्म सेक्टर है उसको बूस्ट करने के लिए। तो ये स्कीम इसीलिए शुरू की गई दोस्तों कि आपको स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, किसके अंदर में, टूरिज्म सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं, टूरिज्म सर्विस प्रोवाइडर्स को, जिससे जो टूरिज्म सेक्टर है वो क्या हो, और ज्यादा फले फूले, बूम करे। तो ये किसके द्वारा किया जा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा इसको किया जा रहा है। तो प्लीज याद रखिएगा, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। द टूरिज्म इंडस्ट्री इंक्लूड्स अ लार्ज सेगमेंट ऑफ वर्कर्स हु बिलोंग टू द बोथ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। और दोस्तों जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उनको ट्रेन करना, उनको स्किल्स प्रोवाइड कराना, यह बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। द फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट आर एंगेज्ड इन द ट्रेनिंग पीपल फॉर हॉस्पिटैलिटी, बड़े बड़े होटल के लिए। लेकिन जब हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करते हैं, जो इसी सेक्टर के अंदर में है, छोटे छोटे रेस्टोरेंट, छोटे छोटे होटल्स, छोटे छोटे टूर एंड ट्रेवल्स वाले, इन इंडस्ट्रीज के पास में स्किल्स नहीं अवेलेबल होती। स्मॉल होटल्स, ढाबा, टिकट, ट्रैवल एजेंसी, इन सब के पास स्किल नहीं होती। तो उन सभी को स्किल्स प्रोवाइड कराना, उनकी कैपेसिटी बिल्ड करना, वो एक चीज शुरू की गई है। इंडिविजुअल्स इंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू ए टूरिस्ट आर कंसिडर्ड द सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है दोस्तों, उनको हम सर्विस प्रोवाइडर करेंगे और उनको हम क्या करेंगे,
कि उनकी कैपेसिटी बिल्ड करेंगे, उनको हम स्किल्स प्रोवाइड कराएंगे। तो इस स्कीम के अंदर में दोस्तों प्लीज याद रखें, मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ट्रेन एंड अपग्रेड द वर्कर्स एट एवरी एसोसिएटेड विद द टूरिज्म सेक्टर। हर स्टेज पे, जिस जिस स्टेज पर टूरिज्म सेक्टर के अंदर में वर्कर क्या है, इंगेज्ड हैं, वहां पर उनके स्किल्स को कैसे इंप्रूव करना, यह काम किया जाएगा। कैपिटलाइज्ड ऑन द वास्ट टूरिज्म पोटेंशियल ऑफ द कंट्री। यही मैंने आपको बताया कि भारत के पास में टूरिज्म सेक्टर से रिलेटेड अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा पोटेंशियल है, उसको बस हमें क्या करना है? यूटिलाइज करना है दोस्तों। तो ट्रेनिंग एंड प्रोग्राम्स अंडर द स्कीम, जैसे क्या है, स्किल डेवलपमेंट दिया जाएगा फ्रेश कैंडिडेट्स को। स्पेशलाइज्ड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम किनके लिए दोस्तों? इंक्लूडिंग लैंग्वेज की कोर्सेज। मान के चलिए कई ऐसे रीजन हैं जहां पर, अगर मान के चलिए उस रीजन के अंदर में सोचिए, अगर वहां पर स्किल के नाम पर एक कम्युनिकेशन, क्योंकि फॉरेन में इंग्लिश बोली जाती है, अगर इंग्लिश लैंग्वेज आ जाए तो क्या होगा? एक कनेक्टिविटी कुछ ज्यादा अच्छी बनेगी और वहां का टूरिज्म और ज्यादा क्या करेगा? बूम करेगा, बूस्ट करेगा। तो यानी कि लैंग्वेज कोर्सेज भी क्या किए जा रहे हैं? फ्रेश एज वेल एज एक्सिस्टिंग जो सर्विस प्रोवाइडर उनको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सारी की सारी चीजें यहां पर क्या किया जा रही है? करा जा रहा है। तो मिनिमम एज क्या है इसके अंदर में? 18 ईयर्स और उससे ऊपर के लोग होने चाहिए। और कॉस्ट कौन बियर करेगा दोस्तों? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म करेगी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, क्लियर है? तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इंप्लीमेंटिंग एजेंसी के अंदर में इंडिया टूरिज्म ऑफिस, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट, ये सारे के सारे क्या है इसके अंदर में? ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने वाले एजेंसीज का काम करेंगे दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, क्योंकि भारत के उस पोटेंशियल को हमें टैप कर रहा है। अब आप देखिए, अतिथि देवो भव, क्या मैं, अतुल्य भारत, अद्भुत भारत, इनक्रेडिबल इंडिया, ये सब चीजें स्कीम इसीलिए शुरू की गई कि आप इंडिया में क्या करना चाहते हैं? लोगों को, जो टूरिस्ट हैं उनको क्या करना चाहते हैं? अट्रैक्ट करना चाहते हैं। अब जब अट्रैक्ट करते हैं तो उनको सुविधाएं भी उस प्रकार की प्रोवाइड कराएं। तो इससे दोस्तों एक तो हमारे इकोनॉमी यानी कि रेवेन्यू में भी फायदा होगा, साथ में वहां पर लोकल लेवल पर क्या होगा? जॉब क्रिएशन भी होगा, और साथ तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो सॉफ्ट पावर जो कल्चर कनेक्ट है वो तो इंक्रीज होगा ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज को देखते हैं। अगली न्यूज जो है उगाड़ी, प्लीज इसको याद रखिएगा। अभी रिसेंटली उगाड़ी अप्रैल में मनाया गया और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स आपके लिए लेकर आया हूं। जैसे उगाड़ी इज ऑल्सो नोन एज द युगादी एंड इज सेलिब्रेटेड द फर्स्ट डे ऑफ बिगिनिंग ऑफ द ईयर। आप सभी को पता है भारत विभिन्नताओं का देश है। अलग अलग क्षेत्रों के अंदर में अलग अलग समय पर नया साल मनाया जाता है। कई प्रकार के अलग अलग कल्चर के अंदर में अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। और आपको पता है आर्ट एंड कल्चर यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, वहां से क्वेश्चन हमेशा वो पूछता रहता है। तो प्लीज इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको नॉलेज होनी चाहिए। इट इज सेलिब्रेटेड इन स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तेलंगाना। ठीक है दोस्तों, और इसके अंदर में ये कहा जाता है, माना जाता है कि हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से कि इस दिन लॉर्ड ब्रह्मा, भगवान ब्रह्म जी ने क्या किया था? विश्व की क्या करनी शुरू करी थी? संरचना उसको बनाना शुरू किया था, यानी कि क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, इट्स अ 9-day फेस्टिवल दैट सेलिब्रेट्स 9 फॉर्म ऑफ गॉडेस दुर्गा, नवरात्रि है ना, चैत्र नवरात्रि। तो प्लीज याद रखिएगा, द 12th century मैथमेटिशियन, अब नाम याद रखिए, भास्कराचार्य, इन्होंने उगादी को बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर बताया था। एक और चीज अब देखिए, यहां से कनेक्ट करिए, वो आपसे क्या कहेंगे एग्जाम के अंदर में? कह देंगे भास्कराचार्य 14th century में थे, भास्कराचार्य 15th century में थे औरंगजेब के समय पे, भास्कराचार्य 18th century में थे, या फिर भास्कराचार्य 300 BC के अंदर में थे। तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये कंटेम्प्रेरी इश्यूज पे पूछने की यूपीएससी की बहुत ज्यादा क्या रहती है? टेंडेंसी रहती है दोस्तों। तो बस याद रखिए, ठीक है, एग्जाम में कभी आ जाए, आर्ट एंड कल्चर त्योहार से रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के त्योहार, साउथ के त्योहार से क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़े। अगला जो है दोस्तों, कनेक्टिविटी विद सेंट्रल एशियन कंट्रीज, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दरअसल सेंट्रल एशियन कंट्रीज, अभी आपको मैं मैप भी दिखाऊंगा, वो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं कई प्रकार से। अगर देखा जाए तो कल्चरल रिलेशन आजादी से पहले और इवन 1000 साल पहले भी हमारे यहां से सांस्कृतिक ट्रेड, हमारा आना जाना इस रीजन के साथ में काफी ज्यादा बना रहा है, इसलिए ये रीजन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज दोस्तों, ये रीजन रिसोर्सेज से बहुत बड़ा भरा है, जैसे सोना हो गया, यूरेनियम हो गया, यहां पर क्या है कोयला हो गया, ये सब चीजों से क्या है ये एरिया, ये यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज, कई प्रीशियस
मेटल्स हो गए, मिनरल्स हो गए, उनसे क्या है ये भरा है। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, अगर इस रीजन के साथ में, सेंट्रल एशियन रीजन के साथ में भारत की कनेक्टिविटी नहीं रहेगी तो इसका फायदा कौन उठाएगा? चाइना, पाकिस्तान, क्योंकि वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में बॉर्डर को टच करते हैं इस रीजन के साथ में। इसलिए भारत के लिए ये सेंट्रल एशियन रीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके अंदर में हमने कई सारे इनिशिएटिव्स लिए, नेबरहुड फर्स्ट, अशगाबाद एग्रीमेंट, उसके बाद में अब चाबहार पोर्ट बनाया। चाबहार पोर्ट इसीलिए तो बना कि ईरान के अंदर में हम अपनी प्रेजेंस से, वहां से पोर्ट से हम क्या अफगानिस्तान से, ईरान से होते हुए अफगानिस्तान से होते सेंट्रल एशियन रीजन की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान है बीच में और पाकिस्तान हमें अलाउ नहीं करेगा, ना हम उधर से जाना चाह रहे हैं, तो हम घूम के सेंट्रल एशियन रीजन तक अपने प्रेजेंस बना रहे हैं। और अगर इंडिया की प्रेजेंस वहां पर नहीं रहेगी तो देखिए धीरे धीरे टेररिज्म, अनसर्टिनिटी, उस रीजन के अंदर पीस ना होना, इंस्टेबिलिटी होना, ये धीरे धीरे प्रचार प्रसार होगा। और जब वो रीजन धीरे धीरे इंस्टेबल होना शुरू होगा तो उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भारत के ऊपर में भी देखने को मिलेंगे। तो अभी रिसेंटली दोस्तों भारत के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने क्या किया, आपके तुर्कमेनिस्तान, अभी मैं मैप भी दिखाऊंगा, वहां पर उन्होंने भाषण दिया, वहां पर उन्होंने बात करी, वहां पर भारत और इस रीजन की कनेक्टिविटी के बारे में बात किया दोस्तों। और नीड क्या है, मैंने आपको ये बताया। सबसे पहली बात तो इंडियाज इमरजेंस एज वन ऑफ द मेजर इकोनॉमीज, सबसे बड़ी बात तो क्या है, मेजर इकोनॉमीज हैं। और हमारे बहुत सारे रिलेशन, जैसे मान के चलिए अलग अलग कंट्रीज के अंदर में अगर हम कोलैबोरेट नहीं करेंगे, कोऑपरेशन नहीं करेंगे, तो हमारे को मार्केट कहां से मिलेगी, ये भी एक सोचने वाली बात है। तो एक मार्केट के रूप में भी ये क्या हो जाता है, ये रीजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, रिवाइवल ऑफ हिस्टोरिकल टाइज, मैंने ऑलरेडी बताया हमारे हिस्टोरिकल टाइज रहे हैं। ठीक है, और इंडिया एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज शेयर कॉमन पर्सपेक्टिव एंड सिमिलर अप्रोचेस, ऑलरेडी बताया, और स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, और सेंट्रल एशियन रीजन के अंदर में भारत जैसी समस्याएं, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, रेडिकलाइजेशन, ड्रग ट्रैफिकिंग, ये सारी की सारी यानी कि कॉमन प्रॉब्लम्स भी है। तो उन सभी को सॉल्व करने के लिए क्या हमें कनेक्टिविटी उनके साथ बनाकर रखनी है। तो ये देखिए सेंट्रल एशियन रीजन का मैप आपके सामने ये रहा। अगर मैं आपको वैसे भी दिखाना चाहूं तो आप सभी के सभी सेंट्रल एशियन रीजन का मैप देख सकते हैं। ये रहा भारत। भारत से जब ऊपर की तरफ हम जाते हैं तो ये पूरा का पूरा सेंट्रल एशियन रीजन का, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, अब अगर नीचे जाएंगे तो तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, और अगर जूम करेंगे तो यहां पर किर्गिस्तान भी आ जाएगा। ये सबके सब किसके अंदर में आते हैं, आपके सेंट्रल एशियन रीजन के अंदर में आते हैं। अब आप खुद देखिए, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि अगर भारत यहां पर अपने प्रेजेंस को नहीं बनाकर रखेगा, अगर मैं मैप को वैसे दिखाऊं, भारत अपने प्रेजेंस को नहीं बनाकर रखेगा तो चाइना यहां पर क्या करेगा, आपको पता है एससीओ वहां पर डायरेक्ट अपने प्रेजेंस बना रहा है। अगर यहां पर नहीं करेगा तो पाकिस्तान यहां पर अपने प्रेजेंस बनाएगा। और इसीलिए भारत का क्या है यहां पर इंपॉर्टेंट रोल है। इसीलिए मैंने आपको बताया अशगाबाद एग्रीमेंट हो गया। दूसरी चीज क्या होगी, यहां से देखिए चाबहार पोर्ट, चाबहार पोर्ट यहां से लेकर हम कहां जाना चाह रहे हैं, यहां से हम कहां जाना चाह रहे हैं, यहां पर जाना चाह रहे हैं, सेंट्रल एशियन रीजन की तरफ में जाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये प्लीज इंपॉर्टेंट है। और यहां से कनेक्टिविटी अगर देखा जाए तो रशिया की तरफ भी हमारी कनेक्टिविटी होती है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये रीजन जो है इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज ये रखिए, याद रखिएगा, तजिकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, आपसे मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब मैप पे क्या कहेंगे, क्या देंगे, उज्बेकिस्तान शेयर्स इट्स बॉर्डर विद कैस्पियन सी, तो आप कहोगे नहीं, मैप हमने देख रखा है कैस्पियन सी के साथ में बॉर्डर शेयर नहीं करता। आपसे क्या देंगे, कजाकिस्तान किस किस कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है। आपको परेशान करने के लिए वो ये तक कह देंगे कि आपका जो तजिकिस्तान है वो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है। आपको परेशान करने के लिए कह देंगे तुर्कमेनिस्तान किस किस के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। ऑलरेडी यहां से क्वेश्चन आ चुका है, आरएलसी से रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है दोस्तों। कैस्पियन सी के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज लगती है, क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। तो आपके एग्जाम में आ जाए, इसलिए इसको क्या करिएगा, इस रीजन को पढ़ के जाइएगा। ठीक है, और भारत ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, यहां से नॉर्थ से मतलब क्या मैं यहां से साउथ हमारी तरफ से नॉर्थ में यानी कि रशिया तक जाने का पूरा ये ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के अंदर में इनिशिएटिव है। अशगाबाद एग्रीमेंट के अंदर में है। इंडिया ने क्या किया है दोस्तों, ऑलरेडी आपको मैंने बताया, चाबहार पोर्ट को इसीलिए बिल्ड किया जा रहा है कि हम सेंट्रल एशियन रीजन तक अपनी प्रेजेंस को इंक्रीज कर सके, वहां तक जा सके, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, नेबरहुड पॉलिसी हमारी फर्स्ट रही है, सारी की सारी चीजें ये सब क्या है, इससे रिलेटेड है। इन्वेस्टमेंट भी कई प्रकार के यहां पर किए हैं। अगला जो आर्टिकल है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग और इसको डबल स्टार मार्क कर लीजिए, हो सकता है कभी एग्जाम में आ भी जाए। फैमिलियल फॉरेस्ट्री, फैमिलियल फॉरेस्ट्री क्या होता है ये भी पढ़ेंगे, और ये न्यूज में क्यों है ये भी पढ़ेंगे। दरअसल दोस्तों यूएनसीसीडी की तरफ से एक अवार्ड दिया जाता है, किसकी तरफ से, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन
डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए जो यूएन का क्या है, जो डेजिग्नेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो यूनिट है, जो ऑफिस है, जो मैंडेट है, वो कुछ भी कह लीजिए, यूएनसीसीडी क्या करता है, एक अवार्ड देता है। क्या देता है? लैंड फॉर लाइफ एक नाम का अवार्ड है जो हर 2 साल में दिया जाता है। अब वो भारत के अंदर में किसी को दिया गया है। किसको दिया गया है? फैमिलियल फॉरेस्ट्री के लिए। किसको? राजस्थान, फैमिलियल फॉरेस्ट्री ऑफ राजस्थान को यह अवार्ड दिया गया है। तो आपके लिए दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होगी। पहली बात तो आपको पूछ लेंगे कि अवार्ड कौन देता है, लैंड फॉर लाइफ अवार्ड कौन देता है, तो आपको पता होना चाहिए कौन, यूएनसीसीडी देता है। पहली बात तो किस लिए देता है? क्योंकि इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट जो क्या काम कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ काम कर रहे हैं, जो ये कोशिश कर रहे हैं कि जो लैंड है उसको कैसे कंजर्व किया जाए, कैसे उसको डिग्रेड होने से बचाया जाए, इन सब चीजों के लिए जो काम कर रहे हैं वो ये काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज याद रखिएगा, लैंड फॉर लाइफ अवार्ड किसको दिया गया इस समय? फैमिलियर फॉरेस्ट्री ऑफ राजस्थान, यूएनसीसीडी के द्वारा। तो फैमिलियर फॉरेस्ट्री है क्या और राजस्थान की क्या है? दरअसल इसके अंदर में एक अप्रोच होती है कि आप ट्री को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। क्या मानते हैं? अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। यूनिक कॉन्सेप्ट है, रिलेट्स अ ट्री विद अ फैमिली मेकिंग इट ग्रीन फैमिली मेंबर। प्लीज याद रखिएगा, इसको फैमिलियल फॉरेस्ट्री बोला जाता है। और इसने एक बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन लाया, जहां पर डेजर्ट वाले जो गांव है वहां पर ये किया गया, इसको अपनाया भी गया। और इवन ये कॉन्सेप्ट और बड़े लेवल पर भी कहा जाता है कि आप पेड़ सिर्फ लगाइए ही नहीं, पेड़ को अपने परिवार का हिस्सा मानिए। तो फैमिलियल फॉरेस्ट्री एग्जाम के लिए कभी इंपॉर्टेंट हो जाए तो आपको पता होना चाहिए क्या मतलब है। और ये मूवमेंट जो है आपके राजस्थान डेजर्ट इलाके के अंदर में इवन 1500 के आसपास गांवों के अंदर में फैल गई थी। सोचिए कितना ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट हमारे क्लाइमेट पर, हमारे एनवायरनमेंट पर इसका रहा होगा। तो प्लीज याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है दोस्तों, कृषि उड़ान स्कीम। ऑलरेडी मैं कई बार इस स्कीम के बारे में बता चुका हूं, इवन मैं हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस में भी कई बार बता चुका हूं। कृषि उड़ान स्कीम, दरअसल दोस्तों इसके अंदर में यह मोटिवेट किया जाता है कि जो फार्मर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट को एयर बाय एयर यानी कि एरोप्लेन के माध्यम से क्या करें, उसका ट्रांसपोर्टेशन करें। इसके 2 रीजन हो सकते हैं। देखिए, एक पहला जो रीजन था, जो शुरू करने का सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव था, वो इसलिए था क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का एक इलाका ऐसा है जहां पर अभी रोड की कनेक्टिविटी, रेल की कनेक्टिविटी नहीं बनी है। तो वहां पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए, प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए सबसे अच्छी चीज क्या हो सकती थी? वो ये हो सकती थी कि एयर के माध्यम से लेकर जाए। लेकिन धीरे धीरे फिर क्या किया गया, इसके एम्बिट को इंक्रीज किया गया, इसके अंदर में अदर कई सारे एयरपोर्ट्स को इंक्लूड किया गया। तो कृषि उड़ान स्कीम क्या है दोस्तों, जिसके अंदर में हम क्या करते हैं, कृषि उड़ान स्कीम के अंदर में 2020 में इसको लॉन्च किया गया। इंटरनेशनल एंड नेशनल दोनों रूट्स पे इसको लॉन्च किया गया। प्लीज ये याद रखिएगा, आपसे कह देंगे सिर्फ नेशनल रूट्स के लिए नहीं, इंटरनेशनल पे, जहां पर हम क्या करते हैं, फार्मर्स को असिस्ट करते हैं। किस इसके लिए? ट्रांसपोर्टिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स सो दैट इट इंप्रूव्स देयर वैल्यू रियलाइजेशन। पहले किस पे किया था? नॉर्थ ईस्ट के 25 नॉर्थ ईस्ट के एयरपोर्ट्स के लिए किया गया था और ट्राइबल रीजन्स के लिए। बाद में क्या गया, नए और एयरपोर्ट्स इसके अंदर में ऐड कर दिए गए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक ये और एक स्कीम और है, उड़े देश का आम नागरिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अगर पूछ लेंगे तो डायरेक्ट आपको एग्जाम में ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, चलें आगे बढ़े अगले उस पे। तो प्लीज ये याद रखिएगा, इसको तो ट्रिपल स्टार मार्क कर लो। ट्रेनिंग इन एमिरेट्स जॉब एंड स्किल्स, तेजस। दरअसल आपको पता है कि भारत के बहुत सारे लोग विदेश में जाते हैं, स्पेशली दोस्तों कहां जाते हैं, आपके यूएई में जाते हैं। अब यूएई के अंदर में हो सकता है स्किल्स की डिमांड कुछ और हो, तो वहां पर लोगों को जो जा रहे हैं, जो माइग्रेट कर रहे हैं, जो काम करने के लिए जा रहे हैं, उनको स्किल्स प्रोवाइड कराना, उसके लिए स्कीम शुरू की गई। ये क्या है दोस्तों, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ने ये लॉन्च की है। कहां पर? दुबई के अंदर में। और क्या है? द ट्रेनिंग फॉर एमिरेट्स जॉब एंड स्किल इज एन इनिशिएटिव अंडर द स्किल इंडिया इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, जिसके अंदर में हम क्या करेंगे दोस्तों, इंडियंस को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे सो दैट दे कैन गेट एम्प्लॉयड ओवरसीज। विदेश में जाएं, बाहर जाएं, तो उनके पास ऐसी डिजायर्ड स्किल रहे कि उनको वहां पर जॉब मिल सके। तो प्लीज याद रखिएगा, एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। दिस प्रोग्राम हैज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्किलिंग,
प्रोवाइडिंग सर्टिफिकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडियंस ओवरसीज। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टू स्किल द इंडियन पॉपुलेशन ओवरसीज, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। टू क्रिएट अ पाथवे बिटवीन यूएई एंड इंडिया सो दैट इंडियन वर्कफोर्स कैन गेट इक्विप्ड और ए वेरियस स्किल्स दैट रिक्वायरमेंट ऑफ द यूएई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले उस पर बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर है? अगला जो है दोस्तों, आप सभी को पता है कि मैं कई बार मिलिट्री एक्सरसाइजेस पीआईबी के एनालिसिस में लेकर आता रहता हूं, और प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप सभी के सभी एग्जाम के प्रति थोड़ा सा भी सीरियस हैं तो एक, चाहे डिजिटल फॉर्मेट में चाहे फिजिकल फॉर्मेट में, एक नोटबुक टाइप में या फिर नोट्स गूगल पे या कीप में कहीं पे भी बना लीजिए, जहां पर आप एक्सरसाइज के नाम और किन कंट्रीज के बीच में होता है, प्लस में ये नेवी का है, मिलिट्री का है या किसका है, ये 3 पॉइंट आप मेंशन करके रखिए। अब ऐसे ही दोस्तों एक ये एक्सरसाइज है, क्या है, इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में एक जॉइंट एक्सरसाइज हुई है, स्पेशल फोर्सेस की एक्सरसाइज हुई है। उस एक्सरसाइज का नाम क्या है? खंजर। तो आपसे ये पूछेंगे खंजर एक्सरसाइज किन 2 कंट्रीज के बीच में होती है? आपको कंफ्यूज कर देंगे, तुर्कमेनिस्तान कह देंगे, आपको उज्बेकिस्तान कह देंगे, आपको चाइना कह देंगे, हैंड इन हैंड चाइना के साथ होता है, यूएस के साथ कह देंगे, रुद्र रशिया के साथ, बहुत सारी के साथ में आपको क्या करेंगे, इंद्र, बहुत सारी, सूर्य किरण, मैत्री, बहुत सारी, संप्रति, सबसे क्या करेंगे, आपको कंफ्यूज कर देंगे। ठीक है, धर्मा गार्जियन। ठीक है, अभी ये सारी की सारी न्यूज में इसलिए याद दिला रहा हूं। इसलिए दोस्तों याद रखिएगा, खंजर एक्सरसाइज किसके बीच में? इंडिया एंड किर्गिस्तान के बीच में होती है, प्लीज याद रखिएगा। और अभी कहां हुआ ये? आपके हिमाचल प्रदेश में ये हुआ है। तो प्लीज इंडिया और किर्गिस्तान की स्पेशल फोर्सेस इसके अंदर में क्या हुई है, इंक्लूड हुई है। इवन मैंने एक पीडीएफ बना के आपको दिया था जिसके अंदर मैंने कोशिश करी थी कि मैक्सिमम जितने भी मिलिट्री, फिर नेवी, फिर एयर की जितनी भी एक्सरसाइजेस होती हैं वो सारे के सारे उसमें कंपाइल कर सकूं। तो प्लीज इसको आपको नोट डाउन करना है। मैं फिर कह रहा हूं, एग्जाम के प्रति अगर थोड़ा सा भी सीरियस हो तो ये आपके एग्जाम के लिए एक्सरसाइजेस इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चलें आगे बढ़े, तो ये देख लीजिए किर्गिस्तान, और ये हमारा भारत, प्यारा भारत। ठीक है, चलें आगे बढ़े। अगला जो है दोस्तों, नई रोशनी स्कीम। दरअसल दोस्तों माइनॉरिटी विमेंस के अंदर में लीडरशिप की क्वालिटी को इंपार्ट करना, उनके अंदर में कॉन्फिडेंस को इंपार्ट करना, उसके लिए नई रोशनी स्कीम शुरू की गई। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम फॉर योर एग्जाम। नई रोशनी स्कीम रिसेंटली सीन इन न्यूज, किससे रिलेटेड है? आपको पता होना चाहिए, माइनॉरिटी विमेन से रिलेटेड है, जहां पर उनके अंदर में लीडरशिप क्वालिटी को, उनके अंदर में कॉन्फिडेंस को इंपार्ट करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज याद रखिए ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है महिलाओं के लिए जो माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? और एज भी इसमें डिसाइडेड है। एज ग्रुप क्या है? 18 से 65 साल की एज ग्रुप के लिए क्या है? माइनॉरिटी कम्युनिटी, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, लीडरशिप क्वालिटी। एज क्या है? 18 से 65 साल। तो ये क्या स्कीम अभी शुरू की गई है? नहीं, 2012-13 में ही शुरू की गई थी। ठीक है, उसको फिर अभी रिवैम्प करके दोबारा और ज्यादा तेज से इसको क्या किया जा रहा है। ठीक है, तो क्या है ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम? क्या है? टू एम्पावर एंड इंस्टिल कॉन्फिडेंस अमंग द माइनॉरिटी वुमेन इंक्लूडिंग देयर नेबर्स फ्रॉम द अदर कम्युनिटीज लिविंग इन द सेम विलेज। प्लीज इसको याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे भी बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। महिलाओं का सशक्तिकरण यूपीएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक है। यूपीएससी को और कुछ पसंद आए ना पाए, वुमेन, ट्राइबल, एससी एसटी, बच्चे, यहां से क्वेश्चन वो जरूर पूछते हैं क्योंकि ये वल्नरेबल सेक्शन है हमारे। और जीएस पेपर 2 का अगर सिलेबस देखोगे तो उसमें लिखा है वल्नरेबल सेक्शन के लिए जो पॉलिसीज, मेजर्स, स्कीम्स जाई जाती हैं उनसे क्वेश्चन आएगा। तो ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला जो है देखते हैं परीक्षा पर्व। दरअसल 2 चीजें चलती हैं, एक परीक्षा पर्व चलता है। परीक्षा पर्व इसलिए शुरू किया गया था, 2019 में शुरू किया गया था कि हमारे यहां पर बच्चों के अंदर में एग्जाम को लेकर बहुत ज्यादा डर रहता है। तो उस डर को कैसे खत्म किया जाए या फिर कम किया जाए, एग्जामिनेशन प्रोसेस को कैसे जॉयफुल बनाया जाए, रादर देन आप उससे अफ्रेड हो, आप उससे पीछे हटके भागे, आप उस प्रोसेस को एंजॉय करें कि हाँ यहां से मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है। इसलिए परीक्षा पर्व नाम की एक चीज शुरू की गई। आपको पता होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने परीक्षा पे चर्चा करके चीज शुरू करी। उसी के साइडलाइन में या फिर कह लीजिए उसी को रिप्लिकेट करते हुए किसने शुरू किया दोस्तों? द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, उन्होंने भी क्या शुरू किया? परीक्षा पर्व। ठीक है दोस्तों, और 2019 से इस चीज को शुरू किया गया।
जहां पर वो क्या कह रहे हैं कि एग्जामिनेशन प्रोसेस को जॉयफुल कैसे बनाया जाए, जो मतलब जो आउटलुक है स्टूडेंट्स का एग्जाम के प्रति कि स्ट्रेस में रहना है, बहुत टेंशन है, जैसे आप सभी के सभी यूपीएससी का एग्जाम देंगे तो आप सबके दिमाग में ये नहीं रहता रोज सुबह उठ के कि नहीं मुझे इस एग्जाम के अंदर में कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, आगे जाके मैं कुछ कर सकता हूं। आपके दिमाग में कॉन्टिन्यूस एक प्रेशर ये रहता है कि अगर पास नहीं हुए तो, रिजल्ट नहीं आया तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है, परीक्षा पर्व। और दोस्तों एक और चीज जो आपका ये क्या है, एनसीपीसीआर, इसने एक और चीज शुरू करी, संवेदना, ये भी बच्चों से रिलेटेड है, ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर में क्या किया गया, जो बच्चे हैं उनको फ्री में टेली काउंसलिंग, मान के चलिए कोई बच्चा स्ट्रेस में है, कोविड के समय पे भी एंजाइटी है, एग्जाम के समय कोई एंजाइटी है, कोई परेशानी है, तो सारी की सारी चीजों से उनको कैसे वो जूझें, कैसे उससे पार पा सके, उसके लिए क्या किया गया, संवेदना ये नाम की क्या किया गया, टोल फ्री टेली काउंसलिंग सर्विस शुरू की गई थी, किसके द्वारा, एनसीपीसीआर के द्वारा, ठीक है। चले अगला देखते हैं दोस्तों, साइंटिफिक कन्वेंशन ऑन वर्ल्ड होम्योपैथी डे। यहां से मैं और कुछ नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूं होम्योपैथी डे याद रखना। तो होम्योपैथी डे कब मनाया जाता है दोस्तों, क्या कब मनाया जाता है, आप इसमें बताइए कब, कौन से दिन को मनाया जाता है होम्योपैथी डे, आप में से कोई कमेंट करके बताएगा। वैसे 10 अप्रैल को मनाया जाता है, मैं शायद इसमें लिखना भूल गया, लेकिन 10 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा एक सेकंड, हाँ ये रहा, 10 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। और इसी को उपलक्ष्य को मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए क्या किया गया, इस बार क्या किया गया, वर्ल्ड होम्योपैथी से रिलेटेड क्या किया गया, साइंटिफिक कन्वेंशन बुलाया गया। थीम क्या थी, थीम याद रखिएगा, क्या है, पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस, इसको याद रखिएगा। इसको हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, 10 अप्रैल के दिन क्यों सेलिब्रेट करते हैं, दरअसल इस दिन जिन्होंने होम्योपैथी की क्या ना खोज करी थी, स्थापना करी थी, जो भी आप कहना चाहें, क्या है, डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिच सैमुअल हैनमैन, उन्होंने क्या है, उस दिन उनको कॉमेमोरेट करने के लिए, बर्थ एनिवर्सरी को कॉमेमोरेट करने के लिए ये चीज मनाया जाता है। बस इतना याद रखिएगा, वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल, और इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। चलें आगे बढ़े, अगला जो है दोस्तों, अवसर, क्या है, अवसर, प्लीज इसको डबल स्टार मार्क कर लो। दरअसल आपको पता है कि एयरपोर्ट पे बहुत बड़ा स्पेस होता है, तो अगर मान के चलिए उस स्पेस को ट्राइबल विमेन, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से बिलोंग करती हैं महिलाएं, उनको दे दिया जाए कि आप अपना जो प्रोडक्ट है वहां पर लगाइए, बेच सकते हैं आप अपने प्रोडक्ट, कितनी बड़ी चीज है। तो ये क्या शुरू किया गया, द एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्या किया गया, इनिशिएटिव लिया, जिसके अंदर में लोकल विमेन, आर्टिशियंस, क्राफ्टमैन, उनको क्या है, एक मौका दिया, अवसर दिया, क्या दिया, अवसर दिया कि आप एयरपोर्ट एज ए वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिशियंस ऑफ द रीजन, वहां पर अपने स्किल से आपने जो चीजें बनाई हैं, अपने जो प्रोडक्ट है उनको आप बेच सकते हैं, उनका प्रदर्शन कर सकते हैं, कहां पर, एयरपोर्ट में। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसकी चीज शुरू की गई। अंडर द स्कीम आर्टिशियंस एंड क्राफ्टमैन विल बी अलाउड स्पेस एट द एयरपोर्ट फॉर सेलिंग और प्रेजेंटिंग देयर सेल्फ मेड प्रोडक्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखिएगा। द प्रोविजन ऑफ द स्कीम ऑफर्स 10 to 200 स्क्वायर फीट ऑफ एरिया टू बी एलोकेटेड। बहुत अच्छा ये है, आपको सोचिए, अगर मान के चलिए एयरपोर्ट पे वैसे भी बहुत सारे लोग जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, अगर उनको कोई प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो उनसे क्या कर सकते हैं, वो परचेज कर सकते हैं, और अगर परचेज ना भी करे तो उनका प्रचार प्रसार तो हो ही रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है दोस्तों, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये इसलिए मैं लेकर आया हूं क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा न्यूज में इस समय रिसेंटली बनी हुई है, तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं। कई सारे बच्चे कहते हैं ना सर प्रीलिम्स के लिए फैक्ट ले आओ, तो यहां पर आपको सारे फैक्ट मिल जाएंगे शंघाई से रिलेटेड। सबसे पहली बात तो दोस्तों, इसकी स्थापना, द क्रिएशन ऑफ शंघाई कॉर्पोरेशन, क्या है दोस्तों, वॉज अनाउंस्ड ऑन 15 जून 2001 इन शंघाई, चाइना, तभी इसका शंघाई कॉर्पोरेशन नाम पड़ा। पहली बात, द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन चार्टर जो साइन हुआ था वो कहां पर दोस्तों, सेंट पीटर्सबर्ग, वहां पर साइन हुआ था 2002 के अंदर में, ठीक है दोस्तों। अब चलिए समझिए, शंघाई जो है 5 मैकेनिज्म के तहत है, और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज प्लीज ये जरूर याद रखना, रशिया और चाइनीज। तो यहां से समझ में आता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज अगर ये है तो दोनों के दोनों इसके मेंबर होंगे। अभी रिसेंटली दोस्तों भारत के जो हेड हैं उनके साथ में, मतलब जो हमारे क्या नाम है, टेररिज्म से रिलेटेड मीटिंग हुई है अभी न्यू दिल्ली के अंदर में ही, तो ये इंपॉर्टेंट है एससीओ। और एससीओ के जो फाउंडिंग मेंबर्स थे वो कौन कौन, देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, रशिया एंड चाइनीज,
फाउंडिंग मेंबर्स कौन करते? कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, 6 लोग थे। बाद में कोई और ऐड हुए क्या? जी हाँ, इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान भी इसके अंदर में ऐड हुए दोस्तों, ठीक है। तो कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया एंड तजाकिस्तान, ये जो 5 मैकेनिज्म बोलता हूं मैंने बोला शंघाई 5 मैकेनिज्म, इन लोगों ने मिलकर स्थापना करी। बाद में इसी को क्या, शंघाई 5। फिर बाद में क्या हुआ, इसमें ऐड हो गए कौन? उज्बेकिस्तान। तो कितने हो गए? 6। फिर क्या हुआ, इंडिया और पाकिस्तान भी ऐड हो गए कब? 2017 में। तो कितने हो गए? 8 मेंबर। ठीक है, प्लीज याद रखना, प्लीज कह रहा हूं शंघाई 5, प्लीज याद रखना शंघाई 5 1996। क्या? पहले 5, फिर उसके बाद उज्बेकिस्तान। आपसे क्रोनोलॉजी पूछ लेंगे, आपसे क्रोनोलॉजी पूछ लेंगे कौन कौन सी कंट्री। अब ये बना किस लिए था? दरअसल चाइना जो सोवियत रिपब्लिक से, जो सोवियत यूएसएसआर से जो टूट के बने थे देश, उनके साथ जिनके साथ बॉर्डर शेयर करता था, उनके साथ एक रिलेशन बना के रखना चाहता था, और रशिया भी बना के रखना चाहता था। इसलिए इस चीज को वहां पर क्या किया गया था, इसको स्टैब्लिश किया गया था। बाद में उज्बेकिस्तान ने भी इसको क्या किया, ज्वाइन कर लिया, और बाद में फिर इंडिया और किसने, पाकिस्तान ने भी 2017 में इसको ज्वाइन कर लिया। तो अभी प्रेजेंटली कितने मेंबर है? 8 में। बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर ईरान भी तो इसका मेंबर बन चुका है। आप सबके लिए होमवर्क है, आज अभी जाइए वेबसाइट ओपन करिए एससीओ की, वहां पर यह लिखा है कि टोटल मेंबर 8 हैं, और ईरान की जो मेंबरशिप है वो अभी प्रोसेस में है, वो अभी प्रोसेस में है। यानी कि उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर यह चीज लिखी है कि अभी उनके मेंबर सिर्फ और सिर्फ 8 हैं। ईरान मेंबरशिप लेने की उसमें प्रोसेस में है, अभी मेंबरशिप उनको नहीं मिली है। यह मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से कंफर्म किया है 2 बार, इसलिए प्लीज इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। अगर कभी भी डाउट हो तो ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेना चाहिए। तो पीआईबी का जो अप्रैल है उसका जो फर्स्ट पार्ट है दोस्तों, वो हमने आज यहां पर कंप्लीट कर लिया। आई थिंक आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। ऐसे मैं सेकंड पार्ट भी ले आऊंगा, फिर उसके बाद में थर्ड पार्ट, तो अप्रैल कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद में मई, और उसके रिलेटेड तो है ही अप्रैल के, मई के तो वीकली है ही एनालिसिस, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अगर अभी भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, ट्विटर पे कनेक्ट कर सकते हैं, और टेलीग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, आपको पीडीएफ वहां पर मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।